हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। अगाथा क्रिस्टी की मशहूर नावल एबीसी मर्डर्स लास्ट पार्ट। और यहाँ दो दिलचस्प अनुमान आते हैं। मान लीजिए साथियों की कस्ट ने 3 खून किए, ए, सी और डी खून, मगर बी खून उसने नहीं किया। मिस्टर पायरो ने मेगन बर्नेट को नज़र से ही चुप करा दिया। चुप रहिए मैडम, मैं सच के हक में हूँ, झूठ से तंग आ गया हूँ। मैं कहता हूँ कि मान लीजिए कि एबीसी ने दूसरा अपराध नहीं किया। याद कीजिए वो 25 तारीख को बहुत सुबह सवेरे हुआ था, जिस दिन कस्ट जुर्म करने वहाँ पहुँचा था। मान लीजिए किसी ने उससे पहले ही वो काम कर दिया था। उन हालात में वह क्या करेगा? एक दूसरा खून करेगा या पराजित होकर चुप रहेगा और उसे शैतान की तरफ से तोहफा समझ लेगा? मिस्टर पायरो, मेगन बोली, ये एक अजीबोगरीब विचार है। सभी अपराध जरूर एक ही व्यक्ति ने किए होंगे। पायरो बिना उसकी ओर ध्यान दिए कहता रहा। ऐसा अनुमान एक बात का खुलासा तो कर देता है, अलेक्जेंडर बोनापार्ट कस्ट, जो किसी भी लड़की से रिश्ता बना ही नहीं सकता था, और बेटी बर्नर्ड के कातिल के व्यक्तित्व में अंतर। और ये बात तो पहले भी देखी जानी गई है कि खून करने वाले आगे चलकर अन्य लोगों द्वारा किए गए अपराधों का फ़ायदा उठाते हैं। उदाहरण के लिए जैक द रिपर के सारे अपराध जैक द रिपर ने नहीं किए थे। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद मुझे एक असली दिक्कत आई। बर्नर्ड हत्या के समय तक एबीसी हत्याओं के बारे में कोई जानकारी आम नहीं की गई थी। एंडोवर हत्या ने लोगों में दिलचस्पी नहीं जगाई थी। खुली पाई गई रेलवे गाइड के बारे में अखबारों में जिक्र तक नहीं था। इसीलिए नतीजा यह निकला कि बेटी बर्नर्ड को जिसने भी मारा, उसकी पहुंच उन बातों तक थी जो सिर्फ चंद लोगों को ही मालूम थी। मैं पुलिस और मिसेज एशर के कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी। इस खोज में मेरे आगे जैसे एक दीवार खड़ी थी। पायरो की तरफ देखने वाले चेहरे भी दीवार की तरह भावहीन थे। डोनाल्ड फ्रेजर ने सोचते हुए कहा, पुलिस वाले भी आखिर इंसान होते हैं और उनमें आकर्षक आदमी भी होते हैं। पायरो की तरफ सवालिया नज़र से देखता हुआ वो चुप हो गया। पायरो ने हौले से सिर हिलाया। नहीं, इससे भी आसान जवाब है। मैंने आपसे कहा था कि एक दूसरा अनुमान भी था। मान लो कि कस्ट बेटी बर्नर्ड के खून के लिए जिम्मेदार नहीं था। मान लो कि किसी और ने उसे मारा था। क्या वह कोई और बाकी हत्याओं के लिए भी जिम्मेदार हो सकता था? मगर इसमें कोई तुक नहीं लगती, क्लार्क ने ऊंची आवाज़ में कहा। नहीं लगती? तब मैंने वो किया जो मुझे सबसे पहले करना चाहिए था। जो खत मुझे मिले थे मैंने उनको एक नए कोण से जांचा। मुझे शुरू से ही लग रहा था कि उनमें कुछ गलत था। ठीक वैसे ही जैसे किसी चित्र विशेषज्ञ को लगता है कि चित्र गलत है। मैंने बिना सोचे विचारे ये मान लिया था कि उनमें गलत ये था कि वो एक पागल द्वारा लिखे गए थे। अब मैंने दोबारा उनकी जांच की और इस बार मैं बिल्कुल अलग नतीजे पर पहुंचा। उनमें गलत ये था कि वह एक समझदार व्यक्ति द्वारा लिखे गए थे। क्या? मैं लगभग चीखा। हाँ, ये बिल्कुल सही। वह उसी तरह गलत थे जैसे एक चित्र गलत होता है। वो जाली थे। वो एक पागल के खत लगते थे, एक पागल हत्यारे के, मगर हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। इस बात का कुछ मतलब नहीं निकलता, फ्रैंकलिन क्लार्क ने फिर कहा। मगर हाँ, हमें तर्क से काम लेना चाहिए, सोचना चाहिए। ऐसे पत्र लिखने के पीछे उद्देश्य क्या होगा? लिखने वाले की ओर ध्यान खींचना, हत्याओं की ओर ध्यान खींचना। सच में पहली नज़र में इसका मतलब समझ नहीं आता था। फिर मुझे रोशनी दिखाई दी। आशय था कि कई हत्याओं की तरफ ध्यान खींचना, एक साथ कई हत्याओं पर। तुम्हारे महान शेक्सपियर ने कहा नहीं था कि तुम जंगल की जगह पेड़ नहीं देख सकते? मैंने पायरो की साहित्यिक यादों को सुधारने की कोशिश नहीं की। मैं उसके दृष्टिकोण को समझना चाहता था। मुझे हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वह कहता रहा, आपका ध्यान एक पेन पर सबसे कम कब जाता है? जब वह एक पेन कुशन में रखा रहता है। आप एक अकेले कत्ल पर सबसे कम ध्यान कब देते हो? जब वह एक दूसरे से जुड़ी हुई हत्याओं की कड़ी में से एक होता है। मुझे एक बहुत चालाक, साधन संपन्न कातिल से जूझना पड़ रहा था। लापरवाह, साहसी और एक छटा हुआ जुआरी। कस से नहीं, वह यह हत्या एक कर ही नहीं सकता था। नहीं, मेरा वास्ता एक बहुत अलग किस्म के आदमी के साथ था। लड़कों जैसी प्रकृति वाला, स्कूली लड़कों जैसी चिट्ठियों और रेलवे गाइड पर गौर करिए। औरतों के लिए एक आकर्षक पुरुष और इंसानी जिंदगी की तरफ क्रूरता भरा अनादर।
ऐसा आदमी जो इनमें से एक अपराध में ज़रूर महत्वपूर्ण था। सोचो, जब किसी मर्द या औरत की हत्या होती है तो पुलिस कैसे सवाल पूछती है? मौका, हत्या के वक्त सब कहाँ थे? प्रयोजन, मरने वाले की मृत्यु से किसको फायदा होगा? अगर प्रयोजन और अवसर स्पष्ट हो तो होने वाला खूनी क्या करेगा? झूठी एलिबाई तैयार करेगा, यानी किसी तरह समय का हिसाब किताब रखेगा। मगर ये हमेशा एक जोखिम भरा काम होता है। हमारे हत्यारे को बचाव का एक अनोखा तरीका सूझा, एक मानवघाती हत्यारे की रचना। अब मुझे विभिन्न अपराधों पर दोबारा नज़र डालकर अपराधी को ढूंढना था। एंडोवर अपराध, उसका सबसे बड़ा संदिग्ध फ्रेंच एशर था। मगर एशर इतनी लंबी चौड़ी योजना बनाएगा और उस पर अमल भी करेगा, इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। न ही मैं उसे सोचा समझा हुआ कत्ल करते देख सकता था। बेक्सिल हत्या, डोनाल्ड फ्रेजर हो सकता था। उसके पास दिमाग भी था, योग्यता भी और तरतीब से सोचने वाला दिमाग भी। मगर उसका अपनी प्रेमिका को मारने का एक ही कारण हो सकता था, ईर्ष्या। और ईर्ष्या सोच समझकर योजना नहीं बनाने देती। मुझे ये भी पता लगा कि उसकी छुट्टियां अगस्त के आरंभ में हुई थी, जिसने क्रिसमस के समय हुए अपराध में उसका हाथ होना नामुमकिन कर दिया। अब हम चर्स्टन अपराध पर आते हैं और हम एकदम कहीं ज़्यादा आशाजनक स्थिति में आ पहुँचते हैं। सर कारमाइकल बेहद अमीर आदमी थे। उनके पैसे का वारिस कौन होने वाला था? उनकी पत्नी को जो मर रही थी, उसके जीवन काल तक, और उसके बाद उनके भाई फ्रैंकलिन को। पायरो धीरे धीरे घुमा जब तक उसकी निगाहें फ्रैंकलिन क्लार्क की आंखों से नहीं मिल गई। तब मुझे पक्का विश्वास हो गया, बहुत समय से मेरे मन में जो आदमी था वो वही था जिसे मैं एक व्यक्ति के रूप में भी जानता था। एबीसी और फ्रैंकलिन क्लार्क दोनों एक ही व्यक्ति थे। साहसी, जोखिम उठाने वाला, घुमक्कड़, इंग्लैंड की तरफदारी जो विदेशियों का उपहास उड़ाने में झलकती थी। आकर्षक, बेहिचक खुलापन। कैफे में एक लड़की चुन लेना उसके लिए सबसे आसान काम था। सुव्यवस्थित हिसाब से योजना बना लेने वाला दिमाग। उसने एक दिन यहाँ एक सूची बनाई, एबीसी के शीर्षकों पर निशान लगाए और अंत में एक लड़के जैसे दिल वाला, जैसा कि लेडी क्लार्क ने बताया और उसके कथा साहित्य में दिलचस्पी से भी पता लगता है। उसकी लाइब्रेरी में वाकई आई नेस्बिट द्वारा लिखी एक किताब है जिसका नाम है द रेलवे चिल्ड्रन। इसके बाद मेरे मन में शक नहीं रहा। एबीसी, खत लिखने और अपराध करने वाला व्यक्ति फ्रैंकलिन क्लार्क था। सहसा क्लार्क जोर से हंसने लगा। बहुत बढ़िया। और हमारे दोस्त कस्ट का क्या, जो रंगे हाथों पकड़ा गया? उसके कोट पर लगे खून का क्या? और जो छुरा उसने अपने कमरे में छुपा रखा था, चाहे वह इनकार करे कि खून उसी ने किए है। पायरो ने बीच में ही टोका, तुम गलत हो, उसने ये सब कबूल लिया है। क्या? क्लार्क सचमुच हैरान दिखा। ओह हाँ, पायरो कोमलता से बोला। मैंने जैसे ही उसके साथ बात की, मुझे एहसास हो गया कि कस्ट अपने को दोषी समझता है। और उससे भी मिस्टर पायरो की तसल्ली नहीं हुई? क्लार्क कह उठा। नहीं, क्योंकि उसे देखते ही मुझे भी यह यकीन हो गया कि वह दोषी नहीं हो सकता था। उसमें न इतनी शक्ति है, न ही इतना साहस, और क्या मैं कह सकता हूँ कि न ही योजना बनाने के लिए इतना दिमाग। मुझे हत्यारे के दोहरे व्यक्तित्व का एहसास लगातार था। अब समझ में आया ऐसा क्यों था। दो लोग शामिल थे, असली हत्यारा चालाक, साधन संपन्न, साहसी, और नकली हत्यारा बेवकूफ़, डावाडोल और जिसके मन को प्रभावित किया जा सके। कस्ट का रहस्य इसी में है मिस्टर क्लार्क। तुम्हारे लिए सिर्फ एक हत्या से ध्यान हटाने के लिए हत्याओं के एक सिलसिले की योजना बना लेना काफ़ी नहीं था। तुम्हें एक ओट भी चाहिए थी। मुझे लगता है तुम्हें यह ख्याल आया शहर में एक कैफ़े में बड़े बड़े नामों वाले इस अजीब से शख्स से मिलने के बाद। उस समय तुम्हारे मन में अपने भाई की हत्या करने की तरह तरह की योजनाएं घूम रही थी। सच? और क्यों? क्योंकि तुम भविष्य को लेकर वाकई डरे हुए थे। पता नहीं मिस्टर क्लार्क तुम ये समझे या नहीं, लेकिन तुम उस वक्त मेरे हाथों में खेल गए जब तुमने मुझे अपने भाई का तुम्हारे नाम एक खत दिखाया। उसमें उसने थोड़ा ग्रे में अपनी दिलचस्पी और प्यार जाहिर किया था। उसका ये भाव एक पिता जैसा हो सकता था, या हो सकता है कि वह ही ऐसा सोचना पसंद करता हो। फिर भी वास्तव में खतरा था कि तुम्हारी भाभी की मृत्यु के बाद वह अपने अकेलेपन में आराम और हमदर्दी पाने के लिए उस खूबसूरत लड़की की ओर झुक जाए। और इसका अंत, जैसा कि अक्सर बुजुर्गों के साथ होता है, ये हो कि वह उसे शादी कर ले।
मिस ग्रे के बारे में तुम्हारी जानकारी ने यह डर बढ़ा दिया। मेरे मुताबिक तुम चरित्र को बहुत अच्छी तरह आंक लेते हो, हालांकि दोष ज़्यादा ढूंढते हो। तुमने ये आंक लिया, पता नहीं सही या गलत, कि मिस ग्रे जीवन में आगे बढ़ने में यकीन रखती थी। तुम्हें कोई शक नहीं था कि वह लेडी क्लार्क बनने का मौका पाकर उछल पड़ेगी। तुम्हारा भाई एक तंदुरुस्त और ताकतवर आदमी था, उनके बच्चे हो सकते थे, और तब तुम्हारा अपने भाई की दौलत हासिल करने का मौका गायब हो जाता। मुझे लगता है कि तुम जीवन भर एक निराश किस्म के आदमी रहे हो। तुम एक गैर जिम्मेदार घुमक्कड़ रहे हो जो किसी चीज़ में सफल नहीं हुए। तुम्हें अपने भाई की अमीरी से बहुत ईर्ष्या थी। मैं फिर से दोहराता हूँ कि मन में कई योजनाएं बनाते वक्त कस से मुलाकात होने पर तुम्हें एक विचार आया। उसके बड़े बड़े नाम, उसके मिर्गी के दौरे, उसका सिरदर्द, उसका पूरा दबा हुआ महत्वहीन व्यक्तित्व, तुम्हें अपने लिए वह सही यंत्र लगा जो तुम्हें चाहिए था। तुम्हारे दिमाग में वर्णमाला को लेकर पूरी योजना बनी। कष्ट के नाम के पहले अक्षर तुम्हारे भाई के नाम का सी अक्षर से शुरू होना और उसका जस्टन में रहना इस योजना के केंद्र में था। तुमने तो कष्ट को भी उसके अंत का संकेत दे दिया, जबकि तुम्हें आशा भी नहीं थी कि इस सुझाव का इतना बड़ा फल होगा। तुम्हारे इंतज़ाम बहुत बढ़िया थे। कष्ट के नाम से तुमने ढेर सारी होजरी मंगाई। तुमने खुद उसे कई सारी एबीसी रेलवे गाइड का पार्सल भेजा, होजरी के पार्सल जैसा दिखने वाला। तुमने उसे उस कंपनी की तरफ से टाइप किया हुआ खत भी भेजा, अच्छी तनख्वाह और कमीशन के प्रस्ताव के साथ। तुम्हारी योजना इतनी अच्छी तरह तैयार हुई थी कि तुमने वो सारे खत भी टाइप कर लिए जो बाद में भेजे जाने थे, और फिर उसे वो मशीन भी भेंट कर दी जिस पर उन्हें टाइप किया गया था। अब तुम्हें दो ऐसे शिकार ढूंढने थे जिनके नाम क्रमशः ए और बी से शुरू होते हो, और जो ऐसे स्थानों पर रहते हो जिनके नाम भी उन्हीं अक्षरों से आरंभ होते हो। तुमने एंडोवर को चुना, और वहाँ की टो लगाने के बाद तुमने अपने पहले अपराध के लिए मिसेज एशर की दुकान को चुना। उसका नाम दरवाजे पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था, और तुमने पता लगा लिया कि वह अक्सर दुकान में अकेली ही होती थी। उसकी हत्या करने के लिए ढिठाई, साहस और किस्मत के साथ की ज़रूरत थी। अक्षर बी के लिए तुम्हें अपनी चाल बदलनी पड़ी। दुकानों में अकेली बैठने वाली औरतों को चेतावनी मिल चुकी होगी। मैं सोचता हूँ कि तुमने कई चाय घरों और कॉफ़ी गृहों के चक्कर लगाए होंगे। वहाँ काम करने वाली लड़कियों के साथ हंसते मजाक करते, ये पता लगाते कि उनमें से किसका नाम सही अक्षर से शुरू होता था और तुम्हारे मकसद के लिए कौन सही थी। बेटी बर्नर्ड में तुम्हें ठीक वैसी लड़की मिल गई जैसी तुम्हें चाहिए थी। तुम उसे एक दो बार बाहर ले गए, ये बताकर कि तुम एक शादीशुदा आदमी हो, इसलिए तुम दोनों का बाहर जाना गुपचुप होना चाहिए। अपनी प्रारंभिक योजना पूरी करके तुम अपने असली काम को अंजाम देने लगे। तुमने एंडोवर सूची कस्ट को भेज दी, उसे वहाँ एक खास तारीख को जाने का निर्देश देकर, और एबीसी खत मुझे भेज दिया। निश्चित दिन पर तुम एंडोवर पहुँचे और मिसेज एशर का खून कर दिया, बिना ऐसा कुछ भी हुए जो तुम्हारी योजना को बिगाड़ता। कत्ल नंबर 1 कामयाब हुआ। दूसरे कत्ल के लिए तुमने ये सावधानी बरती कि उसे एक दिन पहले कर दिया। मुझे काफ़ी हद तक यकीन है कि बेटी बर्नर्ड का खून 24 तारीख की आधी रात से पहले कर दिया गया था। अब हम कत्ल नंबर 3 पर आते हैं, महत्वपूर्ण और तुम्हारी नज़र से असली कत्ल। और यहाँ प्रशंसा का पूरा इनाम हेस्टिंग्स को मिलना चाहिए, जिसने एक सीधी सादी टिप्पणी की जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उसका सुझाव था कि तीसरा खत जानबूझकर भटक गया, और वह सही था। उस छोटी सी बात में उस सवाल का जवाब था जिसने मुझे लगातार उलझन में डाले रखा। आखिर खत पुलिस की बजाय एक प्राइवेट जासूस हरक्यूल पायरो के नाम क्यों लिखे गए थे? गलती से मैं समझ बैठा था कि कोई व्यक्तिगत कारण था। बिल्कुल नहीं, खत मुझे भेजे गए थे क्योंकि तुम्हारी योजना के मुताबिक एक खत पर गलत पता होना चाहिए था और उसे गलत जगह जाना चाहिए था। मगर आप स्कॉटलैंड यार्ड के पते वाले खत को कहीं गलत जगह नहीं भेज सकते। इसके लिए गैर सरकारी पता होना ज़रूरी है। काफ़ी जाना पहचाना नाम होने के कारण तुमने मुझे चुना, और एक ऐसा आदमी होने के कारण जो खतों को लेकर पुलिस के पास ज़रूर जाता, और इसलिए भी कि अपनी तंगदिली के कारण तुम्हें एक विदेशी से जीतना अच्छा लगता। तुमने लिफाफे पर बड़ी चालाकी से पता लिखा, वाइट हेवन, वाइट हॉर्स। एक साधारण सी गलती। सिर्फ हेस्टिंग्स इतना तेज़ दिमाग था कि उसने बारीकियों को छोड़कर सीधी साफ बात को पकड़ लिया। बेशक उस खत को गलत पते पर जाना ही था,
पुलिस को कत्ल हो जाने के बाद ही उसकी खोज में जाना था। भाई की रात की सैर ने तुम्हें मौका दे दिया और लोगों के मन में एबीसी हत्याओं को लेकर इतना डर बैठ चुका था कि किसी को तुम्हारे अपराधी होने की संभावना का ध्यान भी नहीं आया। भाई की मौत के बाद तुम्हारा मकसद पूरा हो गया और खून करने का तुम्हारा कोई इरादा भी नहीं था। मगर दूसरी तरफ हत्याएं अगर अचानक रुक जाती तो किसी को सच का शुबा हो भी सकता था। तुम्हारी ओट कष्ट ने दिखाई न देने की अपनी भूमिका इतनी अच्छी तरह निभाई थी क्योंकि वो महत्वहीन था कि अभी तक किसी ने इस ओर ध्यान भी नहीं दिया था कि वही आदमी तीनों हत्याओं की जगह के आसपास देखा गया था। तुम्हारी झुंझलाहट यह थी कि कोमस्टोन का जिक्र तक नहीं हुआ था। बात पूरी तरह मिस ग्रे के दिमाग से निकल चुकी थी। सदा से साहसी तुमने फैसला किया कि एक और कत्ल होना चाहिए, मगर इस बार उसकी खोज अच्छी तरह रोशनी में आनी चाहिए। तुमने अपने काम के लिए डॉन कैस्टर को चुना। तुम्हारी योजना बहुत सीधी सादी थी। तुम खुद भी वहाँ रहोगे। कस्ट को उसकी कंपनी के द्वारा डॉन कैस्टर भेजा जाएगा। तुम्हारा इरादा यह था कि तुम उसका पीछा करोगे और सही मौका मिल जाएगा। सब कुछ ठीक हुआ। कस्ट सिनेमा देखने गया। बहुत आसान था। तुम उससे कुछ सीटें छोड़कर बैठ गए। जब वह जाने के लिए उठा तो तुमने भी वैसा ही किया। तुमने लड़खड़ाने का नाटक किया, आगे को झुके और आगे की सीट पर एक सोते हुए व्यक्ति को छुरा मार दिया। उसके घुटनों पर एबीसी गाइड रख दी और अंधेरे दरवाजे पर कस्ट के साथ जोर से टकराए। छुरा उसकी आस्तीन पर फेर कर उसकी जेब में डाल दिया। तुमने डी अक्षर से नाम शुरू होने वाले शिकार को ढूंढने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। कोई भी चलेगा। तुमने ये मान लिया, जो काफ़ी ठीक था, कि इसे एक गलती समझ लिया जाएगा। दर्शकों में डी से नाम शुरू होने वाला कोई न कोई ज़रूर बहुत दूर नहीं बैठा होगा। ये मान लिया जाएगा कि असली शिकार वही था। दोस्तों, अब इस मामले को गलत एबीसी के नज़रिए से देखते हैं, कस्ट के नज़रिए से। एंडोवर अपराध उसके लिए कोई मतलब नहीं रखता। बेक्सिल हत्या ने उसे स्तब्ध कर दिया। वह लगभग उसी वक्त पर वही था। फिर हुआ चर्स्टन अपराध और आई अखबारों में सुर्खियाँ। एक अपराध एंडोवर में जब वह वहाँ था, एक अपराध बेक्सिल में और अब एक और नज़दीक ही। 3 अपराध और वह उस वक्त उन तीनों जगह था। मिर्गी के मरीजों के लिए अक्सर कुछ ऐसे अंधेरे क्षण आते हैं जब उन्हें याद नहीं रहता उन्होंने क्या किया। याद रखो कि कस्ट एक बेहद घबराने वाला, नीम पागल और दूसरे के कहे में आ जाने वाला आदमी है। और तब उसे डॉन कैस्टर जाने का निर्देश मिलता है। डॉन कैस्टर और अगला एबीसी अपराध भी डॉन कैस्टर में होने वाला है। उसे ज़रूर यही लगा होगा कि ये किस्मत का खेल था। वह घबरा जाता है, सोचता है कि उसकी मकान मालकिन उसे शक से देख रही है और उसे कह देता है कि वह चेल्टनम जा रहा है। वह डॉन कैस्टर जाता है क्योंकि उसका फ़र्ज है। दोपहर को वह सिनेमा देखने जाता है। शायद 1-2 मिनट के लिए उसे झपकी आ जाती है। उसकी मनोभावना की कल्पना करो जब अपनी सराय में वापस जाकर वह पाता है कि उसके कोट की आस्तीन पर खून है और जेब में खून के धब्बों वाला चाकू। उसके तमाम धुंधले पूर्वाभास एकदम सच हो उठते हैं। वह खुद हत्यारा है। उसे अपना सरदर्द याद आता है, याद न आने वाले खाली लम्हे। उसे सच का पक्का यकीन हो जाता है, वह अलेक्जेंडर बोनापार्ट कस्ट एक पागल हत्यारा है। इसके बाद से उसका व्यवहार एक शिकार किए जाने वाले जानवर के व्यवहार सा हो जाता है। वो वापस लंदन अपने मकान में चला जाता है। वहाँ वह सुरक्षित है, जाना पहचाना। सब समझते हैं वह चेल्टनम में था। चाकू अभी भी उसके पास है। एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी। वह उसे हॉल में रखे स्टैंड के पीछे छुपा देता है। इसके बाद एक दिन उसे चेतावनी मिलती है कि पुलिस आ रही है। अंत आ गया। उन्हें मालूम है शिकार किया जाने वाला जानवर आखिरी बार दौड़ता है। मैं नहीं जानता वह एंडोवर क्यों गया। मेरे ख्याल में एक विकृत इच्छा, उस जगह को जाकर देखने की जहाँ अपराध किया गया। अपराध जो उसने किया, चाहे उसे कुछ भी याद नहीं। उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा। वो थका मांदा है। उसके पाँव उसे खुद ब खुद पुलिस थाने ले जाते हैं, मगर एक घिरा हुआ जानवर भी लड़ता है। कस्ट को यकीन था कि खून उसने ही किए थे, मगर फिर भी वह बेगुनाह होने की दलील पर अड़ जाता है और बौखलाहट में दूसरे खून के लिए अपनी एलिबाई पर भी अड़ जाता है। कम से कम वह उस पर नहीं थोपा जा सकता। जैसा कि मैंने कहा, उसे देखते ही मैं एकदम समझ गया कि वह खूनी नहीं था, और यह भी कि मेरे नाम का उसके लिए कोई मतलब नहीं था। मैं ये समझ गया
कि वह अपने को खूनी समझता था। जब उसने मेरे सामने अपना जुर्म कबूल किया तो मुझे और भी अच्छी तरह समझ में आ गया कि मेरा अपना अनुमान ही सही था। आपका अनुमान? फ्रैंकलिन क्लार्क बोला। बेतुका है। पायरो ने न में सिर हिलाया। नहीं मिस्टर क्लार्क, तुम तब तक सुरक्षित थे जब तक किसी को तुम पर शक नहीं होता। एक बार तुम पर शक हो गया तो सबूत जुटाने आसान थे। सबूत? हाँ, मैंने कॉम्स्टन में एक अलमारी से वो लाठी बरामद कर ली है जो तुमने एंडोवर और जस्टन हत्याओं में इस्तेमाल की थी। मूठ वाली एक मामूली लाठी। लकड़ी के एक हिस्से को निकालकर उसमें पिघला हुआ सिक्का डाल दिया गया था। तुम्हारा चित्र दर्जनों चित्रों में से लोगों द्वारा पहचान लिया गया जिन्होंने तुम्हें उस समय सिनेमाघर से जाते देखा जिस समय तुम्हें डॉनकेस्टर में घोड़ों की रेस के मैदान में होना था। बेक्सिल में तुम माइली हिगली और स्कारलेट रनर रोड हाउस में एक अन्य लड़की द्वारा पहचान लिए गए जहां तुम उस निर्णायक शाम बेटी बर्नर्ड को खाने के लिए ले गए थे। और अंत में तुम एक बहुत मामूली एहतियात पर ध्यान देने से चूक गए। तुमने कस्ट के टाइपराइटर पर अपनी उंगलियों का निशान छोड़ दिया। एक ऐसा टाइपराइटर जिसे तुम कभी हाथ नहीं लगा सकते थे अगर तुम बेगुनाह होते। कुछ पल के लिए क्लार्क बिल्कुल खामोश बैठा रहा, फिर बोला, लाल, अविवेकी, याददाश्त में कमी। आप जीत गए मिस्टर पायरो, मगर ये सब कोशिश करने लायक था। अद्भुत तेजी से उसने अपनी जेब से एक पिस्तौल निकाली और अपने सिर पर तान ली। चिल्लाकर मैं पीछे हटा और धड़ाके की आवाज़ का इंतज़ार करने लगा, मगर कोई धड़ाके की आवाज़ नहीं आई। पिस्तौल के घोड़े ने बस धीमी सी आवाज़ की। क्लार्क ने हैरानी से पिस्तौल की ओर देखा और मुंह में ही गाली दी। नहीं मिस्टर क्लार्क, पायरो ने कहा, तुमने देखा होगा मैंने आज एक नया नौकर रखा है। मेरा एक दोस्त, एक उस्ताद उठाई गिरा। उसने तुम्हारी जेब से तुम्हारी पिस्तौल निकाल ली थी और उसमें से एक गोलियां निकाल कर बिना तुम्हारे जाने उसे वापस भी रख दिया था। तुम ढीठ विदेशी! क्लार्क क्रोध में लाल होकर चिल्लाया। हाँ हाँ, तुम यही महसूस करते हो। नहीं मिस्टर क्लार्क, तुम्हारे लिए कोई आसान मौत नहीं होगी। तुमने कस्ट को बताया था कि तुम डूबते डूबते बचे थे। जानते हो इसका मतलब क्या है? ये कि तुम किसी और नियति के लिए बने हो। तुम? शब्द उसका साथ छोड़ गए। उसका चेहरा क्रोध से नीला हो गया। उसकी मुट्ठियाँ खतरनाक ढंग से बिछने लगी। साथ वाले कमरे से स्कॉटलैंड यार्ड के 2 जासूस निकल कर आ गए। उनमें से एक क्रोम था। वो आगे बढ़ा और अपने आजमाए हुए शब्द बोला, मैं चेतावनी देता हूँ कि जो भी तुम कहोगे वह सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। वो काफ़ी कुछ कह चुका है, पायरो बोला, और फिर क्लार्क से कहा, तुम में अपने को और औरों से अलग और बेहतर समझने की भावना बहुत तेज़ है ना? मगर मैं तुम्हारे अपराध को किसी इंग्लैंड वासी का अपराध नहीं मानता। वह न बेबाक है न ही उचित खेल। मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि जैसे ही फ्रैंकलिन क्लार्क के जाते ही दरवाज़ा बंद हुआ, मैं उन्माद में हंसने लगा। पायरो ने हल्की सी हैरानी से मुझे देखा। इसलिए कि तुमने उससे कहा कि उसका अपराध उचित खेल नहीं था? मैं हाँफा। ये सच था, उसका अपराध घृणित था। उसके भाई का खून उतना नहीं जितना वह क्रूरता जिससे उसने एक जिंदा आदमी को जिंदा मौत के हवाले कर दिया। एक लोमड़ी को पकड़ो, उसे एक बक्से में बंद कर दो और कभी बाहर न जाने दो। यह एक खेल नहीं। मेगन बर्नर्ड ने एक गहरी सांस ली। मैं विश्वास नहीं कर सकती। क्या यह सच है? हाँ मैडम। डरावना सपना खत्म हो गया। मेगन ने उसकी ओर देखा और उसके चेहरे का रंग गहरा हो गया। पायरो फ्रेजर की तरफ मुड़ा। मैडम, मेगन लगातार इस बात से डरती रही कि दूसरा जुर्म कहीं तुमने न किया हो। डोनाल्ड फ्रेजर धीमे से बोला, एक बार मुझे भी ऐसा ही लगा था। अपने सपने की वजह से? वो थोड़ा सा उसके समीप खिसक आया और जैसे भरोसा दिलाते हुए धीमी आवाज़ कर ली, तुम्हारे सपने की व्याख्या बहुत आसान है। तुमने देखा कि तुम्हारी याद में एक बहन का चेहरा धुंधला हो जाता है और दूसरी का उसकी जगह ले लेता है। मैडम, मेगन ने तुम्हारे दिल में अपनी बहन की जगह ले ली है, मगर चूंकि तुम इतनी जल्दी मरने वाली की तरफ बेवफा नहीं होना चाहते, तुम इस विचार को दबा देना चाहते हो, ख़त्म कर देना चाहते हो। सपने की व्याख्या यही है। फ्रेजर की आंखें मेगन की ओर उठी। भूलने से मत घबराओ, पायरो कोमलता से बोला। वो याद रखने लायक खास थी भी नहीं। मैडम, मेगन में तुम्हें सैकड़ों में से एक मिली है, एक खूबसूरत दिल। डोनाल्ड फ्रेजर की आंखें चमक उठी। मैं समझता हूँ, आप सही है।
हम सब सवाल पूछते पूछते पायरो के आसपास इकट्ठे हो गए, कभी ये कभी वो नुक्ता समझते हुए। और वो सवाल जो तुमने सबसे पूछे थे पायरो, क्या उन्हें पूछने में कोई तुक थी? उनमें से कुछ साधारण से मजाक थे, मगर मुझे जिस एक बात को जानना था वो मैंने जान ली कि जब वह ख़त डाक में डाला गया तब फ्रैंकलिन क्लार्क लंदन में था। मैं उस वक्त उसका चेहरा भी देखना चाहता था जब मैंने मैडम थोरा को सवाल पूछा। उस समय वह सतर्क नहीं था। मुझे उसकी आंखों में बेहद द्वेष और गुस्सा दिखा। आपने मेरी भावनाओं का ध्यान नहीं रखा, थोरा ग्रे बोली। मैं नहीं समझता। आपने मुझे सच सच उत्तर दिया, पायरो ने रुखाई से कहा। और अब आपकी दूसरी उम्मीद पर भी पानी फिर गया। फ्रैंकलिन क्लार्क को अपने भाई की विरासत नहीं मिलेगी। थोरा ग्रे ने झटके से सिर ऊपर उठाया। क्या मेरे यहाँ रुककर और बेइज्जत होने की ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं, कहते हुए पायरो ने बड़ी तमीज़ के साथ उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया। उंगलियों के उस निशान ने सब तय कर दिया। पायरो, मैंने सोचते हुए कहा। तुम्हारे उसका जिक्र करते ही क्लार्क एकदम बिखरने लगा। हाँ, उंगलियों के निशान बहुत काम के होते हैं। फिर सोचते हुए उसने जोड़ा, वैसे वो मैंने तुम्हें खुश करने के लिए जोड़ दिया था मेरे दोस्त। पायरो, मैं चिल्लाया, कि वो सच नहीं था? ज़रा भी नहीं मेरे दोस्त, हरक्यूल पायरो ने जवाब दिया। मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि कुछ दिन बाद अलेक्जेंडर बोनापार्ट कस्ट हमें मिलने आया। ज़ोर से पायरो का हाथ दबाने और अस्पष्ट रूप से असफलतापूर्वक उसका शुक्रिया करने के बाद कस्ट सीधा खड़ा हो गया और बोला, जानते हैं, एक अखबार ने मुझे वाकई 100 पाउंड देने का प्रस्ताव रखा है। 100 पाउंड मेरी जीवन की रूपरेखा के लिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ? मैं तो 100 पाउंड के लिए कभी नहीं मानूँ, पायरो ने कहा। डटे रहो और कहो कि तुम्हारी कीमत 500 पाउंड है और अपने को सिर्फ एक ही अखबार तक सीमित मत रखना। क्या आप सच में सोचते हैं कि मैं ऐसा? तुम्हें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि तुम एक बहुत मशहूर आदमी हो। दरअसल आज इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा मशहूर। कस्ट गर्व से और भी तनकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर खुशी चमक उठी। जानते हैं, मुझे लगता है कि आप सही है। मशहूर, सारे अखबारों में। मैं आपकी सलाह लूँगा मिस्टर पायरो। पैसा मिलना तो बहुत सुखद होगा, बहुत सुखद। मैं छुट्टी मनाने चला जाऊँगा और मैं लिली मरबरी को भी शादी पर एक अच्छा सा तोहफा देना चाहूँगा। छोटी सी प्यारी लड़की, सच में प्यारी। मिस्टर पायरो, पायरो ने उत्साहित करते हुए उसका कंधा थपथपाया। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। एक छोटी सी बात, किसी आंखों के डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? वो सरदर्द, शायद तुम्हें नए चश्मे की ज़रूरत है। आपको लगता है कि ऐसा ही होता रहा? हाँ, मुझे यही लगता है। कस्ट ने गर्मजोशी से उसके साथ हाथ मिलाया। मिस्टर पायरो, आप एक महान आदमी हैं। हमेशा की तरह पायरो को तारीफ बुरी नहीं लगी। वो विनम्र दिखने में भी सफल नहीं हो पाया। कस्ट अकड़ कर चलता हुआ बाहर निकल गया तो मेरा दोस्त मेरी ओर देखकर मुस्कुराया। तो हेस्टिंग्स, हम एक बार फिर शिकार पर निकल पड़े थे, है ना? शिकार जिंदाबाद।